जय हिंद दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय संविधान का अगला टॉपिक, जिसका नाम है राज्यसभा। आज हम लोग राज्यसभा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे विधायिका का क्या होता है, संसद भवन क्या होता है, संसद भवन के कितने अंग होते हैं, ये सारा हम लोग पढ़े। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। तो चलिए टॉपिक दीजिए राज्यसभा। राज्यसभा का अनुच्छेद कितना होता है? तो 80। अनुच्छेद कितना में है राज्यसभा? 80 में है। राज्यसभा को हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो अस्थाई सदन के नाम से जानते हैं, उच्च सदन के नाम से जानते हैं और द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कि राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। और इसका पहला जो बैठक हुआ वो हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक है। संविधान बनने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद, देखिए कंफ्यूजन क्या है, पिछले हम लोग वीडियो में पढ़े कि भारतीय संसद जो था उसका जो स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था। लेकिन अब सोचिए कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को क्यों कहलाएगा? तो जिस समय 1950 के पहले जो संसद था उसका नाम संसद नहीं था। उस समय जो शासन था वो ब्रिटिश का था भारत में। तो ब्रिटिश का था तो भारत का सत्ता का स्थानांतरण हुआ किसके? जब भारतीयों के साथ हुआ, यानी ब्रिटिश सत्ता जो था वो भारत के हाथ में सौंप दिया गया, तब इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से कौन जानता था? राज्यसभा को जानता था। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। और पहली बैठक कब हुआ? 3 मई 1952 को। अब देखिए बैठक होगा तो बैठक का अध्यक्ष होगा, और इसका जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है। राज्यसभा का सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब बताइए कि जब पहली बार गठन किया गया तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यदि राज्यसभा का सभापति यदि उपराष्ट्रपति होता है तो कहेगा कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? वही होंगे जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति होंगे। और उस समय भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि राज्यसभा का जिस समय पहली बैठक हुआ था उस समय उस सभापति कौन थे, यानी किसकी अध्यक्षता में वो क्या हो रहा था? बैठक हो रहा था। तो हम लोग क्या आंसर क्या आ जाएगा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। अब देखिए एक डेट था 23 अगस्त 1954। 23 अगस्त 1954 को क्या हुआ? राज्यसभा के सभापति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? आज के बाद राज्यसभा रख दिया जाएगा। बात समझ में आया? जो हम लोग पढ़ रहे थे काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी पहले जो था काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, वो राज्यसभा उसका नाम बदलकर कब रख दिया गया? तो 23 अगस्त 1954 को रख दिया गया। इतना बात समझ में आया? यानी राज्यसभा को हम लोग पहले कौन सा नाम से जानते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट का। और काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन यानी राज्यसभा का गठन कब? तो 3 अप्रैल 1952। पहली बैठक 13 मई 1952 को किसकी अध्यक्षता में किया गया? यानी सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा कब रख दिया गया? तो 23 अगस्त 1954 को रख दिया गया। इतना बात समझ में आया? उसके बाद राज्यसभा को हम लोग नाम जाने हैं अस्थाई सदन कहते हैं। ठीक है, ये सारा हम लोग पढ़ लिए। राज्यसभा में टोटल सीट कितना होता है?
तो वर्तमान समय में 245 है और टोटल सीट हो सकता है कितना, 250 सीट हो सकता है। लेकिन 243 सदस्य हम लोग पढ़े कि 245 सदस्यों में से 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है। 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और 12 सदस्य को जो मनोनयन किया जाता है वो भारत के वैसे नागरिकों को मनोनयन किया जाता है जो कला में, साहित्य में, मनोविज्ञान में और समाज सेवा में राष्ट्रपति के नज़र में क्या हो, निपुण हो। वैसे सदस्य को, 12 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है राज्यसभा के सदस्य के लिए। उसके बाद 233 सदस्य जो होता है उसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन कहाँ होता है, तो राज्य के विधानमंडल से निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं जो राज्यसभा का क्या होता है, सदस्य होता है। इतना बात समझ में आया। दूसरा बात, राज्यसभा में कितना सीट होना चाहिए ये निर्धारण कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में सारा डिटेल्स वाइज दिया हुआ है कि राज्यसभा में टोटल कितना सीट होना चाहिए। ये चौथी अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, यदि आज वर्तमान समय में 245 सदस्य है तो उसका निर्णय कहाँ लिया गया है, चौथी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखा गया उसमें कि राज्यसभा में जो सदस्य का निर्वाचन होगा वो राज्य के विधानमंडल से होगा। और बोला कि राज्य के विधानमंडल से क्यों होगा, कैसे होगा, तो जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा राज्य का सदस्य जो होगा वहाँ से ज़्यादा निर्वाचित होकर आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य का जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा राज्यसभा का सीट वहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी वर्तमान समय में यदि भारत की जनसंख्या के बारे में बात बोलते हैं तो कौन सी राज्य का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यूपी का है। तो यूपी का सर्वाधिक सदस्य जो होता है निर्वाचित होकर आता है राज्यसभा में, सीट जो अभी सबसे अधिक है। अभी कहेगा कि यदि यूपी का अभी वर्तमान समय में सीट कितना है राज्यसभा में, तो 31 है। याद रहेगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि राज्यसभा में जो होता है सदस्य सबसे ज़्यादा निर्वाचित कहाँ से होकर आता है, तो जिस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक होगा उस राज्य से राज्यसभा का सदस्य ज़्यादा निर्वाचित होकर आएगा। तो वर्तमान समय में यदि 31 कहाँ है, यूपी का सदस्य है। यदि हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में राज्यसभा का टोटल कितना सदस्य है, तो टोटल 16 सदस्य ही राज्यसभा से निर्वाचित होकर जाते हैं। राज्यसभा में राज्य के विधानमंडल से 16 सदस्य जो निर्वाचित होकर जाता है, कहाँ जाता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। कितना बात समझ में आया कि राज्यसभा को क्या बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ, 13 मई 1952 को। इसका अध्यक्षता कौन किए, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए। यदि इसका पहली बार नाम बदलकर, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा रख दिया गया कब, तो 23 अगस्त 1954 को। राज्यसभा का जो सदस्य होता है सबसे ज़्यादा निर्वाचित कहाँ से होता है, तो सबसे ज़्यादा सदस्य जहाँ से होता है, यानी जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। तो यूपी का जनसंख्या सबसे अधिक है तो वहाँ से सर्वाधिक सदस्य राज्यसभा निर्वाचित होकर आते हैं। वो कितना है, 31। और बिहार का कितना है, 16 है। राज्यसभा को में 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है। मनोनयन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और भारत के राष्ट्रपति के नज़र में जो सबसे निपुण आदमी होता है कला, साहित्य ये सब में, उसको क्या करते हैं, वो निर्वाचित करते हैं। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग राज्यसभा के सदस्य का योग्यता पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए। जितना भी हम बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में छूटेगा। आप यदि सेट बनाते होंगे कोई भी एग्जाम का, यदि बीपीएससी का सेट बनाते या एसएससी सीजीएल का सेट बनाते होंगे, तो पॉलिटिकल साइंस से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। देखिए, इसकी योग्यता क्या होना चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे पहला योग्यता ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। यदि वैसा सदस्य जो भारत का नागरिक नहीं है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। दूसरा, इसका न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए, यानी 30 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं वो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है। तीसरा जो है, तीसरा है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
पागल या दिवालिया क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी वैसा सदस्य जो पागल है, ठीक है, यदि राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा तो क्या करेगा, वो खुद पागल है। तो अब देखिए क्या करेंगे। चौथा जो सदस्य है यानी योग्यता होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। ये क्या होता है, ये हम लोग अपने मन से नहीं बोल सकते हैं कि लाभ का पद क्या होता है। ये भारतीय संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि लाभ के पद का निर्णय जो दिया है सर्वोच्च न्यायालय अपने शब्द में दिया है कि इस लाभ का पद उसके लिए क्या होना चाहिए। यदि हम लोग जनरली भाषा में कहेंगे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो उसको कह सकते हैं कि यदि कोई राज्यसभा का सदस्य है और कहीं नौकरी कर रहा होगा तो वहाँ से भी सैलरी ले रहा है और उसके बाद राज्यसभा का सदस्य भी है, तो वैसी स्थिति में ना दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम वाला स्थिति हो जाएगा। ना वो नौकरी कर सकता है और ना वो राज्यसभा का सदस्यता ही बेहतर ढंग से वो अपना सकता है। तो वैसी स्थिति में इसको लाभ पद पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग अपने मन से कह रहे हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है संविधान में कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने अनुसार उसमें लिखा है कि लाभ का पद क्या होना चाहिए। तो इतना बात समझ में आया। दूसरा यदि कहेंगे कि इसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल यानी सर्वोच्च न्यायालय के ये राज्यसभा का यदि जितना भी सदस्य है उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखे थे कि राज्यसभा क्या होता है, एक अस्थायी सदन होता है। इसको समझिए क्यों होता है अस्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा का अस्थायी सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। विघटन मतलब ये होता है कि यदि राज्यसभा का वर्तमान में यदि 245 सदस्य है और उसमें से कुछ सदस्य जो होता है अपनी सत्ता को क्या करेगा, छोड़ देगा, तो वैसी स्थिति में विघटन, जैसे लोकसभा में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक होता है सत्ताधारी पक्ष होता है, एक विपक्ष का होता है। यदि सत्ताधारी दल का सीट यदि मान लिया कि जैसे कहेंगे लोकसभा में 545 सीट है, ठीक है, जिसमें से मान लिया कि 300 सदस्य जो है वो पक्ष वाला है जिसका अभी बहुमत है लोकसभा में, और विपक्ष का मान लिया कि 200 सीट है, ठीक है, तो ये विपक्ष कहलाएगा। ठीक, यदि 245 मानते हैं तो 300 ये हो गया और ये 245 है, ठीक है। अब बताइए कि जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उसका सरकार बनेगा लोकसभा में। तो यदि ये लोकसभा में 545 सीट है तो 300 सदस्य मान लिया कि मानते हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं मानते, जैसे मान लिया कि अभी बीजेपी का क्या सरकार है और बीजेपी का मान लिया अभी 300 सीट है, ठीक है। विपक्ष का अभिनेता कौन है, विपक्ष का दल कौन है, तो मान लिया कांग्रेस। यदि कांग्रेस का भी 245 सीट है और इसका 300 सीट है, लेकिन यदि इसका 100 सदस्य यदि यहाँ से निकल कर इसमें शामिल हो जाता है तो ये हो जाएगा 345 और ये हो जाएगा कितना, 200, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये बहुमत वाला हो जाएगा, ये बहुमत वाला दल हो जाएगा और ये क्या होगा, इसका बहुमत क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये पहले 300 था जो अब कितना हो गया, 200 था, और इसका सरकार था। जब 200 हो जाएगा और इसका 345 हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इसका सरकार क्या होगा, गिर जाएगा। और सरकार गिरने के साथ साथ क्या होगा कि जो लोकसभा का जो गठन किया गया था वो लोकसभा क्या होगा, विघटित हो जाएगा और इसके बाद फिर से क्या होगा, चुनाव कराया जाएगा लोकसभा का। जैसे कुछ दिन हम लोग पहले देखे थे बिहार में नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही हुआ था, उसको विघटन करवा दिया गया। कुछ दिन हाल ही में देखे हम लोग मध्य प्रदेश में कि कमलनाथ को गिरा दिया गया सरकार और उसके बाद फिर से उसका चुनाव कराया गया। तो वैसी स्थिति में ऐसे होता है। इतना बात समझ में आया। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि इसका विघटन नहीं होता है। विघटन नहीं होने का कारण क्या होता है, देखिए क्या होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सीट है वो कितना वर्तमान समय में 245 है, ठीक है। और इसको अस्थायी सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता है। विघटन नहीं होने का कारण क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक इसका जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। यानी राज्यसभा का जितना भी सदस्य है उसका कार्यकाल कितना दिन का होता है, 6 साल का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो होता है, टोटल सदस्य का 1/3,
यानी 245 का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है, उसको निलंबित कर देता है और उसकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन कराया जाता है। इतना बात समझ में आया। यानी कोई भी सदस्य जो है उसका कार्यकाल कितना दिन का होता है, 6 साल का, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का 1/3 जो सदस्य होता है उसको क्या करता है, उसको निलंबित करा देता है और उसकी जगह क्या होता है, नए सदस्यों का निर्वाचन कराया जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये राज्यसभा जो होता है कभी विघटित नहीं होता है और वो लगातार क्या होता है, चलता रहता है। देखिए, यदि कोई सदस्य राज्यसभा का यदि कोई सदस्य है और 60 दिनों तक बिना सूचना के, यानी सभापति के बिना सूचना के यदि अनुपस्थित रहता है तो वैसे सदस्य को भी क्या किया जाएगा, राज्यसभा से निष्कासित कर दिया जाता है। इतना बात समझ में आया। ध्यान सुनिए, इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का क्या होता है, नवनिर्वाचित होता है, यानी उसको निलंबित करके उसकी जगह नया सदस्य रख दिया जाता है। और वैसे सदस्य जो लगातार बिना सूचना के 60 दिनों तक यदि अनुपस्थित रहता है तो वैसे सदस्य को भी राज्यसभा का जो सभापति होता है उसकी सदस्यता क्या करेगा, समाप्त कर देगा। यदि कोई सदस्य है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता है तो वैसे सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, राज्यसभा के सभापति को सौंपेगा और उसके बाद वो अपना सदस्यता क्या होगा, समाप्त कर सकता है। अब कितने लोग को ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि यदि 2/3 सदस्य कौन होगा, 2/3 सदस्य जिसको निलंबित कर देगा, वो नहीं चाहेगा कि हम निलंबित नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए, राज्यसभा ऐसा नहीं है कि एक ही साथ 245 सदस्य को बना दिया गया और एक ही साथ निलंबित करेगा। देखिए, हर एक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य का निर्वाचित होगा तो पीछे वाला तो पुराना हो जाएगा और उसका यदि जैसे 6 साल होगा तो 2 साल के बाद हो सकता है उसका 6 साल हो जाएगा तो उसका 1/3 उसको हटा देगा। कुछ वैसे सदस्य भी होंगे जो 60 दिनों तक बिना अनुपस्थित होंगे, वैसे सदस्य को भी हटाएगा तो वो जो खाली जगह होगा उसकी जगह निर्वाचित होगा तो वो भी तो 6 साल तक रहेगा और पीछे वाला वो हट गया। इतना बात समझ में आया। कुछ सदस्य ऐसा भी होता है जो अपने मन से क्या करता है, राज्यसभा के सदस्यता त्यागना चाहता है तो सभापति को बोलकर क्या करेगा, अपना त्याग पत्र सभापति को देगा, सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को देगा और क्या करेगा, अपना सदस्यता को क्या करेगा, समाप्त करेगा। इतना बात समझ में आया। तो कार्यकाल समझ में आ गया। दूसरा, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अधिवेशन के बारे में कि अधिवेशन कितना होना चाहिए राज्यसभा का, 1 साल में कितनी बार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या अधिकतम कितना बार होना चाहिए। अधिवेशन का मतलब होता है कि राज्यसभा में सदन चलने को अधिवेशन बोलते हैं। राज्यसभा में सदन चलने को क्या बोलते हैं, अधिवेशन कहते हैं। यदि राज्यसभा का गठन है तो अधिवेशन कितना बार होना चाहिए 1 साल में, तो 1 साल में कम से कम 2 बार अधिवेशन जरूर होना चाहिए। इतना बात समझ में आया। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है कि राज्यसभा में अधिवेशन यानी बैठक कितना बार होना चाहिए साल में, तो कम से कम 2 बार होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए ये निश्चित नहीं किया गया। कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन अधिकतम यदि पूछता है कि अधिकतम राज्यसभा का कितना बैठक होना चाहिए तो ये क्या है, अनिश्चित है। ये निश्चित नहीं किया गया कि अधिवेशन कितना बार होगा। इतना बात समझ में आया। यानी मिनिमम 2 बार होना चाहिए। अब कहेगा कि एक बैठक के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, तो कम से कम 2 बैठकों के बीच का 2 बैठक के बीच का जो अधिकतम समय होगा वो 6 माह हो सकता है। 6 माह, यानी 1 साल में यदि अधिकतम कहेगा कि टाइम कितना होना चाहिए तो 6 माह पर उसको एक अधिवेशन कराना जरूरी है और 1 साल में 2 हो जाएगा। देखिए, कुछ बात किसी को दिमाग में ये आ रहा होगा कि यदि अधिवेशन 2 बार होगा तो लगातार 2 दिन अधिवेशन करके बाकी 365 दिन में 363 दिन मस्ती मारते रह जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकतम टाइम दे दिया गया इसको 6 माह। यानी 6 माह से जैसे ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, राज्यसभा का जो सभापति होगा उस सदस्यों का क्या करेगा, उसके प्रति एक्शन लेगा कि क्यों नहीं सदन चल रहा है। तो अधिकतम होना चाहिए 6 माह। कम से कम समय में भी हो सकता है। यदि 1 महीना भी होता है तो सदन चल रहा है, तो अधिकतम 12 महीना में, हर एक महीना में होगा तो 12
12 बार हो जाएगा। यदि 15 दिन पर चलेगा तो 24 बार होगा। लेकिन कहता है अधिकतम बार 6 माह के कितनों इमरजेंसी है तो 6 महीना के अंदर एक बार अधिवेशन होना जरूरी है और साल में 2 अधिवेशन होना जरूरी है। इतना बात समझ में आया। अब कहता है कि सभापति कौन होता है, सभापति का काम क्या है। यदि सभापति नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में सदन चल रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। अब तो उसका हेडिंग देते हैं सभापति। सभापति सभापति के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यानी भारत का उपराष्ट्रपति ही क्या कहलाता है, राज्यसभा का सभापति कहलाता है कि नहीं। ये क्वेश्चन और पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, सीजन में पूछा है कि बताइए कौन सा वैसा सदन है जिसका सदस्य जो होता है, सभापति जो होता है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो उसका आंसर क्या करेंगे हम लोग, राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसका सदस्य, जिसका जो सभापति होता है उसका सदस्य नहीं होने के बावजूद भी उसका सभापति होता है। अब सोचिए क्यों होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य के रूप में सभापति नहीं चुनाता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के रूप में उसका निर्वाचन होता है, निर्वाचित होकर आता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में, लेकिन वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। तो इसका तो सदस्य नहीं हुआ, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी वो क्या करता है, इसका सभापति होता है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए सभापति का काम क्या होता है। तो सभापति का काम होता है कि राज्यसभा के यदि सदन चल रहा होगा वैसी स्थिति में राज्यसभा के जितने भी सदस्य होता है वो सभी को शांति बनाए रखना। यदि कोई हल्ला हंगामा करता है तो सदन की शांति बनाए रखना काम किसका है, सभापति का है। बोलने का अनुमति देना, यदि कोई सदस्य कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है तो इसकी अनुमति देता है कौन देता है, सभापति देता है। ठीक है। यदि कोई सदन में ज़्यादा हंगामा करता है, हल्ला हंगामा करता है, वैसे सदस्यों को निष्कासित भी कर सकता है। ये सारा काम किसका है, तो राज्यसभा के सभापति का है। इतना बात समझ में आया। उसके बाद यदि बात ये रहा, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि यदि राज्यसभा का सदस्य सभापति नहीं है, राज्यसभा का यदि सभापति नहीं है और सदन चलाना जरूरी होता है, वैसी स्थिति में राज्यसभा का जो सदन चलाएगा वो कौन चलाएगा। इसका ये होगा कि यदि राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है, वैसी स्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उस सदन का क्या करेगा, संचालन करेगा। यानी सभापति का काम कौन करेगा, तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक है। अब कहेगा राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का ही एक सदस्य होता है जो राज्यसभा के बाकी सदस्यों के द्वारा उसका निर्वाचन कराया जाता है। इतना बात समझ में आया। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है कौन होता है, तो राज्यसभा के 245 सदस्य में से ही एक सदस्य का क्या होता है, 245 सदस्य के बीच ही एक सदस्य का निर्वाचन होता है जो उपसभापति के रूप में होता है। यदि सभापति वैसी स्थिति में नहीं होता है तो राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का संचालन करेगा। इतना बात समझ में आया। यदि कहेगा वर्तमान समय में यदि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, तो क्या करेगा, सभापति है। कौन है, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू क्या है, राज्यसभा का सभापति हैं, जो भारत का क्या है, उपराष्ट्रपति है। उपसभापति कौन होता है, ये बात समझ में आया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि कहेगा कि राज्यसभा का सभापति भी नहीं है और राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है, वैसी स्थिति में यदि राज्यसभा का सदन चलाना हो तो उस सभापति का काम कौन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको सुनिए ध्यान से क्या होता है। ये बहुत बार बीपीएससी का एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि यदि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हैं, वैसी स्थिति में राज्यसभा का सदन कौन चलाएगा। तो होता क्या है कि वैसी स्थिति में भी सदन का कार्रवाई चलना जरूरी है। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा के सदस्य में से ही एक वैसे सदस्य जो राष्ट्रपति के नज़र में लगता है कि नहीं ये सभापति का काम कर सकता है, यानी उसके नज़र में जो काबिल व्यक्ति है, जो जानकार व्यक्ति है,
वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है, उस दिन के लिए, जिस दिन सभा चल रहा है उस दिन के लिए उसको क्या करता है, मनोनीत करता है, जो सभापति के रूप में कार्य कर सकता है। इतना बात समझ में आया कि यदि सभापति का नहीं है तो काम कौन करेगा, उपसभापति करेगा। यदि उपसभापति भी नहीं है तो कौन करेगा, तो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य करेगा। निर्वाचित कौन करता है उसको, तो राष्ट्रपति करता है। यानी भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से एक वैसे सदस्य को निर्वाचित करता है जो राष्ट्रपति के नज़र में क्या हो, काबिल व्यक्ति हो, जानकार व्यक्ति हो। इतना बात समझ में आया। दूसरा बात, राज्यसभा एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची हम लोग बाद में पढ़ेंगे 3 सूची के बारे में। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और दूसरा होता है, तीसरा होता है समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का हक किसको है, राज्यसभा को है। ये हक 249 के तहत बनाता है। यानी 249 अनुच्छेद के तहत ऐसा निर्णय दिया गया है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को है। लेकिन ये कानून का अधिकतम जो सीमा है वो 1 वर्ष ही है। यानी राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो उसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल का ही होता है। इतना बात समझ में आया। तो हम लोग राज्यसभा के बारे में बहुत कुछ जान गए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। अच्छा, पूछेगा यदि राज्यसभा का सभापति जो होता है उसका उम्र क्या होना चाहिए। अभी तो हम लोग पढ़े कि राज्यसभा का अधिकतम उम्र होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 30 साल होना चाहिए अधिकतम। लेकिन कहेगा यदि राज्यसभा का सभापति का अधिकतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है सभापति, क्योंकि ये सभापति है जो उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति बनने का उम्र 35 वर्ष होता है। वैसी स्थिति में यदि गलत हो जाएगा। इतना बात समझिएगा इसको। राज्यसभा का सदस्य का उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है अलग से निर्वाचित होकर आता है और उसका जो उम्र होता है, न्यूनतम उम्र होना चाहिए, वो 35 साल होता है। इतना बात समझ में आया कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका उम्र कितना है, 35 वर्ष, और न्यूनतम उम्र जो सदस्यों का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। दूसरा बात ये पूछता है कि यदि राज्यसभा का जो सभापति होता है तो क्या सभापति बनने के दरमियान भी उसका शपथ ग्रहण दिलवाया जाता है, तो नहीं दिलवा सकते उसको, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है जब वो उपराष्ट्रपति बना था उस समय उसका ऑलरेडी शपथ ग्रहण हो चुका है। तो राज्यसभा के सभापति बनने वक्त उसका शपथ ग्रहण नहीं होता। ये बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति बनेगा तो क्या वो शपथ ग्रहण लेगा, और उसका शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है, तो उसका शपथ ग्रहण होता ही नहीं है, क्योंकि जब वो उपराष्ट्रपति बना होगा उस समय उसका शपथ ग्रहण होता है और उस समय शपथ ग्रहण उसको राष्ट्रपति दिलवाता है। लेकिन यदि सभापति के रूप में कहेगा शपथ ग्रहण होता है तो ये बिल्कुल नहीं होता है। तो इतना बात समझ में आया। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग बहुत कुछ समझ गए। आशा करते हैं ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक।